गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर नोट कराया था, ट्राई करने के लिए बोला था। पेज नंबर 79 पे प्रॉब्लम नंबर 1 ट्राई किया आप लोग? डिस्कस करता हूँ, चेक करिए, कंपेयर करेंगे। A closed thermally insulated box contains 1 mole of an ideal gas G in thermodynamic equilibrium with black body radiation B. The total internal energy of the system is U is equal to Ug plus Ub, where Ug and Ub proportional to T power 4 are the energies of ideal gas and radiation respectively. If Ug is equal to Ub at a certain temperature T0 K, then energy required to raise the temperature from T0 Kelvin to T0 plus 1 Kelvin in terms of gas constant capital R. आपको यहाँ पे गैस स्टेटमेंट में मेंशन है मोनोटोमिक आइडियल गैस। तो यूजी वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आप 1 मोल के लिए 3/2 RT ये गैस के लिए आप इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इंटरनल एनर्जी नोटेशन यूपी है, जो आपको डिपेंडेंसी दिया है प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करके कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट कांस्टेंट में अल्फा ले लिया T पावर 4। अब आपको आगे स्टेटमेंट में मेंशन है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बोथ एनर्जी सेम है। ऑल टेम्परेचर पे सेम नहीं है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T इक्वल टू T0 पे Ug इज इक्वल टू Ub। 3/2 R T0 इज इक्वल टू अल्फा T0 पावर 4। तो इस कंडीशन से आपको अल्फा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने इंक्लूड किया था, ये नोटेशन कुछ भी आप यूज कर सकते थे, ये वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया 3/2 R by T0 क्यूब। ये आपको यूबी वैल्यू फाइंड हो गया 3/2 R T पावर 4 by T0 क्यूब। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है यूनिट केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो आपको पहले सिस्टम के लिए ये इंटरनल एनर्जी आइडिया हो जाए, दैट इज 3/2। इस एक्सप्रेशन में यूजी और यूबी वैल्यू प्लेस करेंगे तो 3/2 RT प्लस 3/2 R T पावर 4 by T0 क्यूब। अब रिकॉल करेंगे जो स्टार्टिंग में आपको बेसिक डेफिनेशंस बताई थी, किसी सिस्टम के एक पर्टिकुलर अमाउंट का टेम्परेचर यूनिटी से चेंज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से आपको CV फाइंड करना है एक तरह से। इसको फाइंड करने के लिए आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, या आप इसको डिफरेंशियल कर लें, del U by del T यहाँ से फाइंड कर लें। बाकी फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट है तो du by dt नोटेशन आप यूज कर सकते थे। तो 3/2 R dt प्लस 3/2 R कांस्टेंट T पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4T क्यूब dt by T0 क्यूब। अब यहाँ से यूनिटी टेम्परेचर चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड करना है, तो चेंज इन टेम्परेचर को आप यूनिटी प्लेस कर सकते हैं, या इसको dt और स्मॉल चेंज तो T0 प्लस 1 से T0 डिफरेंस करेंगे तो ये वाली यूनिटी आपको कंफर्म। The energy required to raise the temperature from T0 to T0 plus 1, ये एनर्जी बनेगा इस dt का कोफिशिएंट, दैट इज 3/2 R प्लस ये 2 से ये 4 एडजस्ट हो गया 2 टाइम्स, दैट इज 6 R। यहाँ पे सेंटर वैल्यू T0 है तो T0 से T0 क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2 R दैट इज 7.5 कैपिटल R। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम पेज पे, प्रॉब्लम नंबर 3। सही कर चुके हैं 3 वाला नहीं ऐसा नहीं डिस्कस तो नहीं हुआ, कल आपको ट्राई करने के लिए बोला था, आप कंप्लीट कर लिए हो तो आप कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट लेक्चर में तो नोट कराए थे 2 प्रॉब्लम्स। हाँ सर। A binary star is observed to consist of a blue star B peak wavelength 400 nanometer and red star R peak wavelength 800 nanometer orbiting each other. As observed from the Earth, B and R appears equally bright.
stars radiate as perfect black bodies, it follows that the ratio of volumes VB divided by VR of the two stars. आपको वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, और वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करने के लिए आपको अगर रेडियस का रेशियो पता चल जाए तो आप वॉल्यूम का रेशियो फाइंड कर सकते हैं. परफेक्ट ब्लैक बॉडी वर्ड यहाँ पे यूज किया है बोथ स्टार्स के लिए. तो स्टार्स के लिए आप स्टीफन्स लॉ यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इक्वली ब्राइट वर्ड यूज किया है. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने हिंट किया था कि इक्वली ब्राइटनेस ल्यूमिनिसिटी और अनदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो सेम पोजीशन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ब्राइटनेस अगर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसको सेम टाइप का कंसीडर कर लें, इक्वली ब्राइट होने से ल्यूमिनिसिटी आपको सेम मिल जाएगा. बट ऑल टाइम ब्राइटनेस ल्यूमिनिसिटी से मैच नहीं करेगा, और डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वो लास्ट लेक्चर में भी आपको दिया है. इक्वली ब्राइट यहाँ पे वर्ड दिया है, इससे मैंने ल्यूमिनिसिटी को इक्वल किया कि ये मानते हो कि सेम टाइप का एटमॉस्फेयर है जिससे कहीं एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा है. और ल्यूमिनिसिटी आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया कि दिस टर्म एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम. तो यहाँ से इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये ल्यूमिनिसिटी बनेगा. तो यहाँ से बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ से आप इस वेवलेंथ डेटा को टेम्परेचर से आप रिलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से रेडियस रेशियो आर बी बाई आर आर, सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, देन टी आर बाई टी बी स्क्वायर. ये पावर 1 के लिए जो सिंप्लीफाई करेंगे, या आप नेक्स्ट स्टेप में इसको पावर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको रेशियो बनेगा. अब ये बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इज कांस्टेंट. तो टेम्परेचर को आप बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करके वेवलेंथ से रिलेट कर सकते हैं. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर वेवलेंथ के. तो टी आर इज 1 बाई लैम्डा आर एंड टी बी इज 1 बाई लैम्डा बी. अब यहाँ से ये रेशियो को आप फाइंड कर सकते हैं. लैम्डा बी 400 एंड लैम्डा आर 800, टोटल पावर 4. ये 1/2 पावर 4 बनेगा, और यहाँ से रेडियस रेशियो के 1 पावर के लिए आप इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये 1/2 पावर 2 बनेगा. सर हाँ जी सर, एल बी इक्वल टू एल आर जहाँ पर लिखा है ना, उसकी सेकंड लाइन में टी आर टू द पावर 4 होगा. हाँ, ये 4 है. और सर इसी पार्ट की जो फास्ट स्टेप, मतलब इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम है ना, डी यू डी टी भी लिखा है, और राइट हैंड साइड में भी डी टी लिखा है. ये यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी. अब करेक्ट है. तो ये रेशियो आपको यहाँ पे 1/4 फाइंड हो गया. आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम रेशियो के लिए. तो VB by VR इज इक्वल टू वॉल्यूम रेडियस पावर 3 से प्रोपोर्शनल होता है, तो RB by RR टोटल पावर 3 बनेगा. तो 1/4 पावर 3 दैट इज 1/60. तो ही प्रॉब्लम्स आज नोट कराया था आप लोगों को. स्टार्ट करते हैं. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. तो आइडियल बोस गैस में आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे. एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया, जिसके प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए. और नेक्स्ट एग्जांपल है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. तो फिर से यहाँ पे आपको मैं स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ. कंसीडर एक गैस ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग bosons with spin small s filled in a, मैं इसको जनरलाइज पार्ट पहले हिंट कर रहा हूं, डी डायमेंशनल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम VD at absolute temperature कैपिटल. तो पहले यहाँ पे नॉन लिटिवसी केस डिस्कस कर रहे हैं, और नॉन लिटिवसी केस में आप इसको जनरलाइज पार्ट के लिए डिस्कस करें. लास्ट में नॉन लिटिवसी और जो भी आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन दिया हुआ उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पे डायमेंशन भी मैंने डी डायमेंशन यूज कर लिया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 4 डायमेंशन किस पार्ट के लिए पूछेगा, वो यहाँ पे रिप्लेस करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. तो जनरलाइज्ड एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आप यहाँ पे यूज कर लें. A एप्सिलॉन इज इक्वल टू A P पावर S. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू प्लेस करेंगे. तो इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन और डी डायमेंशन के लिए आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, और उस डेंसिटी ऑफ स्टेट में बाकी फैक्टर्स को मैंने हाइड कर दिया. ओनली वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी और एनर्जी पे डिपेंडेंसी जो लास्ट सम प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज किया होगा वो मैंने यहाँ पे से नोट कर दिया. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए आप यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केबीटी माइनस 1. अब यहाँ से जब आप बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्ट स्टडी करेंगे तो मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ. सिंगल पार्टिकल वेरियस एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होंगी. अब दीज एनर्जी स्टेट्स को मैंने 2 पार्ट में
टू ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, टू पार्ट में कंसीडर कर लिया। एक पार्ट में एक्साइटेड स्टेट्स का ग्रुप है जिसमें एनर्जी नॉन जीरो ले रहे हैं, और एक यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा, जिसको सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट में जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे उसको आप जीरो लेके चलिए। अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेते तो ये नॉन जीरो आता, और इससे रिमेनिंग एनर्जी को फिर से आप एक्साइटेड स्टेट्स का ग्रुप कंसीडर कर लेते। तो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स में टू ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ऑफ एक्साइटेड स्टेट सिंगल पार्टिकल के लिए, और ये ग्राउंड स्टेट। तो जब आप मोर पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सम पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में होंगे, सम पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे, बट अगर आप इसको किसी हायर टेम्परेचर की बात करें तो रिलेटिवली मोर पॉपुलेशन दी स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में रिलेटिवली लेस पॉपुलेशन होगा। और जैसे जैसे हायर टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो नियरली ऑल पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पे नेग्लिजिबल पॉपुलेशन रहेगा ग्राउंड स्टेट में। अब इसको हायर से लोअर की तरफ आया, जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर टीबी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रिलेटिवली मोर पॉपुलेशन नियरली ऑल पार्टिकल्स एक्साइटेड लेवल्स में ग्रुप ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दीज स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पर जैसे टेम्परेचर टी लेस देन टीबी होगा तो मोर पॉपुलेशन इस ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इन विच मोर पॉपुलेशन और रिलेटिवली लार्ज पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। पहले मैं आपको एक डेफिनेशन नोट कर दे रहा हूं, ए फिनोमेनन इन विच relatively more population in single particle ground state is called Bose-Einstein condensation. बोसॉन्स के लिए फिनोमेना, बोसॉन्स इसको एग्जिबिट शो करेंगे, फर्मियंस के लिए फिनोमेना नहीं आएगा। पहले ही आपको एग्जांपल किया है कि बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स के लिए आइडियल बोस गैस के लिए ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पड़ रहा है, तो बोसॉन शो करेंगे, फर्मियन शो नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच पार्टिकल शोस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो वो कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल में प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए हैं कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम बोसॉन की तरह कब बिहेव करेगा, फर्मियन की तरह कब बिहेव करेगा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की कंडीशन को शो करने के लिए आपको चेक करना है कि क्या सिस्टम बोसॉन बिहेवियर शो कर रहा है। रिजल्टेंट सिस्टम कब बोसॉन की तरह स्पिन उसका कब इंटीजर मल्टीपल में आएगा या जीरो होगा। तो यहाँ पे ये आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का डेफिनेशन मैंने बता दिया। तो एक टेम्परेचर को हम रेफरेंस लेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर, इसको टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर। टी ग्रेटर देन टीबी पे रिलेटिवली मोर पार्टिकल्स और इक्वल टू टीबी पे ओनली सिंगल फेज होगा, देयर इज ओनली सिंगल फेज इन विच particles are distributed in excited states, single particle excited states। और excited states के ग्रुप को मैंने एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया है। जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो टी लेस देन टीवी पे टू फेजेस होंगी, देयर आर टू फेजेस, और मिक्सचर ऑफ टू फेजेस मिलेगा। फर्स्ट फेज में यहाँ पे नॉर्मल फेज जो यहाँ पे अभी अपने एक्साइटेड स्टेट्स का ग्रुप लिया है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, सम पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे नॉर्मल फेज में, नॉट ऑल पार्टिकल्स, यहाँ पे ऑल पार्टिकल एक्साइटेड लेवल में थे। द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एक्साइटेड स्टेट्स एंड एक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे कंडेंस्ड फेज। The particles distributed over are distributed in ground state, single particle ground state। जो स्टेट का रेफरेंस है सिंगल पार्टिकल स्टेट का रेफरेंस है। तो टी लेस देन टीवी पे मोर पॉपुलेशन कंडेंस फेज में आएगा। इस फिनोमेना को कराएं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये टेम्परेचर बाउंड्री टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के हायर में सिंगल फेज होगा और इससे लोअर में टू फेजेस का कंसेप्ट होगा, मिक्सचर ऑफ टू फेजेस आएंगे। नॉर्मल फेज को कह रहे हैं एक्साइटेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, और कंडेंस फेज में मोर पॉपुलेशन एप्सिलॉन इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल का कंडीशन फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लास्ट लेक्चर में आपको एक एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया था, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन f एप्सिलॉन g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन। ये नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एक्सप्रेशन आपको डिस्कस किया था। 0 टू इनफाइनाइट g एप्सिलॉन का फॉर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो बाकी फैक्टर्स को मैंने ब्रैकेट में हाइड कर दिया। डेंसिटी ऑफ स्टेट का एनर्जी पे जो डिपेंडेंसी है
एप्सिलॉन पावर डी बाई एस माइनस 1 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केबीटी माइनस 1 डी एप्सिलॉन। लाइक दिस एक्सप्रेशन बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और एक और वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी और यहाँ पे शो करते हैं, बाकी पार्ट ब्रैकेट में इंक्लूड होगा। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल का आपको कंडीशन बताएगा। बट अगर आप इस एक्सप्रेशन पे जाएं, इस डिपेंडेंसी पे जाएं, अगर एनर्जी को हम जीरो कर दें तो यहाँ से कोई पार्टिकल का कंडीशन नहीं आएगा। इट मींस ये इंटीग्रेशन ओनली नॉर्मल फेज वाले पार्टिकल का कंडीशन बताएगा। कंडेंस फेज में कितने पार्टिकल हैं वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से फाइंड नहीं होंगे। ये सब पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए जब हम ये एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट में पार्टिकल का कंडीशन उन स्टेट्स का आएगा जो एप्सिलॉन नॉन जीरो आएंगी। जो एनर्जी नॉन जीरो होंगी वो कंडीशन इस इंटीग्रल से आपको फाइंड हो जाएगा। बट अगर एनर्जी को हम जीरो ले रहे हैं तो वो कंडीशन इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में इंक्लूड नहीं होगा। जब इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ से हम पहले एक्साइटेड स्टेट्स के पार्टिकल का कंडीशन फाइंड करके अगर हम टोटल पार्टिकल से उसको डिफरेंस करते हैं तो मैं ग्राउंड स्टेट इट मींस कंडेंस फेज में कितने पार्टिकल्स होंगे वो कंडीशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोटेशंस को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स कैपिटल एन होगा। एक नोटेशन होगा एनी नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नॉर्मल फेज और एक्साइटेड स्टेट्स। and n of number of particles distributed in ground state। तो ये आपको नोटेशंस कंफर्म हो गए। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस के लिए अकर होने के लिए आपको एक कंडीशन को चेक करना है कि कब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस हो सकता है। तो इसके लिए हमें अगर T ग्रेटर देन TV पे जब नंबर ऑफ पार्टिकल का कंडीशन फाइंड करेंगे, वो अभी आपको यहाँ पे हिंट किया, इस कंडीशन में ऑल पार्टिकल्स नियरली ऑल पार्टिकल एक्साइटेड लेवल ग्राउंड स्टेट में जीरो और नेग्लिजिबल कंडीशन है। बट T लेस देन TV पे बोथ कंडीशन पार्टिकल स्टेट्स में बोथ फेजेस में पार्टिकल्स होंगे। तो अगर हम T ग्रेटर देन TV पे चेक करें नंबर ऑफ पार्टिकल तो इस एक्सप्रेशन से आपको एक्साइटेड स्टेट्स में पार्टिकल का कंडीशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मैच करेगा। तो ये एनी वैल्यू इस इंटीग्रल से आप फाइंड करेंगे। तो एप्सिलॉन पावर d बाई s माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केबीटी माइनस 1 डी एप्सिलॉन, ये कंडीशन बनेगा। और ये वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अकर होने के लिए तभी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेक प्लेस होगा जब ये इंटीग्रल वैल्यू फाइनाइट आए। एनी बाई बी डी से यहाँ पे चेक करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी वो आप चेक कर सकते हैं। तो रिकॉल करेंगे जब आप गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस x x पावर n माइनस 1 dx, ये डेफिनेशन आप गामा फंक्शन के लिए यूज करते हैं। और कोई डेफिनेट इंटीग्रल आप तभी कैलकुलेट करते हैं जब वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो। और इंटीग्रल एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है कि ये इंटीग्रल वैल्यू डाइवर्ज ना करे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर इस n वैल्यू को आप 0 ले लें या इस 1 से लेस ले लें तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो इसके इंटीग्रल के एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन होगी कि n वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इस पार्ट से। तो सिमिलर वे में यहाँ पे एक पार्ट और एक्स्ट्रा है कि -1 इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से इस इंटीग्रल के फाइनाइट होने की कंडीशन, ये इंटीग्रल डाइवर्ज ना करे, यहाँ से कंडीशन में इक्वलिटी साइन एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये जो पावर है, ये पावर या तो ये पावर पॉजिटिव बनना चाहिए। जैसे ही पावर नेगेटिव हो जाएगा तो इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार पॉइंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे पावर अगर 0 हो जाए तब भी इंटीग्रल ये पार्ट एग्जिस्ट करेगा। बट क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट को कंपेयर करें इस -1 की वजह से यहाँ पे इक्वलिटी साइन एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड होने से ये इंटीग्रल तभी एग्जिस्ट करेगा, ये इंटीग्रल तभी कन्वर्ज होगा जब ये पावर पॉजिटिव आए। और पॉजिटिव होने की कंडीशन d by s minus 1 must be 0, d by s must be greater than 1, s should be less than d और d must be greater than s। किसी भी फॉर्म में ये कंडीशन आपसे पूछे जा सकता है। एक जनरलाइज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कब टेक प्लेस होगा वो कंडीशन आपको मैथमेटिकल इंटीग्रल को फाइनाइट करके मैंने सजेस्ट कर दिया। अब यहाँ से कंपेयर करें, अगर डायमेंशन को आप 3 ले रहे हैं इस रिलेशन से s वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए। और लेस देन 3 में आप कंपेयर कर सकते हैं s वैल्यू 2 भी आएगा, s वैल्यू 1 भी होगा। s वैल्यू 2 जब आप एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लेंगे तो p²/2m, ये s वैल्यू 2 सेटिस्फाई करता है। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन E = cp, तो s वैल्यू 1 यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है और ये फोटॉन के लिए एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस है। तो 3 डायमेंशन में आप नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल को भी कंडेंस कर सकते हैं और फोटॉन को भी कंडेंस कर सकते हैं। अगर आप डायमेंशन को 2 ले रहे हैं तो s शुड बी लेस देन d, दैट मींस s शुड बी लेस देन 2।
तो यहाँ पे जो अलाउड वैल्यू होगी एस की वो सिर्फ 1 आएगी। इट मींस ये रिलेशन यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। जो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो 2 डायमेंशन में आप सिर्फ फोटोन को कंडेंस कर सकते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंडेंस नहीं होगा। अगर डी वैल्यू 1 हो तो एस शुड बी लेस देन 1। कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम कंडेंस हो सकता है 1 डायमेंशन में, ना तो फोटोन कंडेंस होंगे और ना ही नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंडेंस होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुए जो भी आपको मैंने डायमेंशन से ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को रिलेट करके बताया है। मोस्टली आप नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, मेटेरियल पार्टिकल्स और फोटोन को स्टडी करते हैं, तो 3 डायमेंशन में तो बोथ कंडेंस हो जाएंगे, फोटोन भी और नॉन रिलेटिविस्टिक मेटेरियल पार्टिकल भी। 2 डायमेंशन में ओनली फोटोन कंडेंस हो सकते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक मेटेरियल पार्टिकल कंडेंस नहीं होंगे, और 1 डायमेंशन में ना फोटोन कंडेंस होंगे और ना ही नॉन रिलेटिविस्टिक मेटेरियल पार्टिकल कंडेंस होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। जनरलाइज्ड पार्ट का जो रोल था कि किस डायमेंशन में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन अकर होगा, वो आपको मैंने हिंट कर दिया। किस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए टेक प्लेस होगा वो आपको हिंट कर दिया। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे शो करना था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन मोमेंटम स्पेस। ये पॉइंट पहले नोट कर लें, फिर अभी डिस्कस करते हैं कैसे मोमेंटम स्पेस में होगा। और एक आप नॉर्मल क्लासिकल आइडियल गैस का कंडेंसेशन, सॉरी रियल गैसेस का कंडेंसेशन पढ़ते हैं, और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। रियल गैस का कंडेंसेशन जो क्लासिकली आप स्टडी करते हैं, और यहाँ पे बोसॉन्स का कंडेंसेशन, दोनों डिफरेंट होता है। जब आप कोई रियल गैस ले रहे हैं, उसका प्रेशर अप्लाई करेंगे तो किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे गैस कंडेंस हो जाएगा, गैस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, वो प्रेशर अप्लाई करके कंडेंस नहीं हुआ है। आप टेंपरेचर को चेंज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद गैस कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होने का मीनिंग क्या है, थोड़ा यहाँ पे कंडेंस वर्ड को रिलेट करेंगे। अगर आप ये कोई वेपर का कोई पर्टिकुलर स्पेसिमेन ले रहे हैं, आपने एक किसी कंटेनर में गैस को फिल कर दिया, यहाँ पे रिलेटिव स्पेसिंग आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप लिक्विड फेज कंसीडर करें तो लिक्विड फेज में रिलेटिव स्पेसिंग गैसियस फेज के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल आएगा, सॉलिड में और भी लेस होता है। ये रिलेटिव स्पेसिंग का कंसेप्ट आप पढ़ रहे होंगे, क्लियर है? डेंसिटी वर्ड को आप कंपेयर कर सकते हैं, गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की इंटरमीडिएट में होती है, और सॉलिड की डेंसिटी लार्जेस्ट होती है। दीज 3 फेजेस के लिए। तो दीज को अगर आप एनालॉजी करें तो गैस पे आप प्रेशर अप्लाई करके उनके रिलेटिव पोजीशन को यहाँ पे आप डिक्रीज करेंगे तो रियल गैस का कंडेंसेशन टेक्स प्लेस होगा। तो एक तरह से ये लगभग सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। और रियल गैस के लिए जो आप इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं तो वो मोमेंटम और पोजीशन दोनों का फंक्शन आता है। आप रिकॉल करेंगे पॉइंट को, आइडियल गैस को कंडेंस नहीं कर सकते, आइडियल गैस की एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। बट जो रियल गैस होती है, वंडरवाल टाइप गैसेस होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी में जो वॉल्यूम डिपेंडेंसी है, उससे आपको पोजीशन पर डिपेंडेंसी का आइडिया मिलता है। तो जैसे जैसे आप उसको प्रेशर अप्लाई करके रिलेटिव पोजीशन को डिक्रीज करते जाएंगे तो ये नियरली सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो वो उन स्टेट्स में मोर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए जो नियरली सेम पोजीशन के लिए हैं। बट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में आप कंपेयर करें, आपने नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स लिए हैं। इट मींस एनर्जी में चाहे फोटोन लें, चाहे आप नॉन रिलेटिविस्टिक मेटेरियल पार्टिकल लें, ये एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी की जीरो में आप रिलेटिवली मोर पॉपुलेशंस ले रहे हैं, मोर पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट्स एप्सिलॉन इक्वल टू 0। तो सभी के लिए कॉमन वैल्यू क्या होगा कि एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है कि उनका मोमेंटम 0 बन गया। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में मोर पार्टिकल्स सेम मोमेंटम वाली स्टेट्स को अप्रोच करते हैं, सेम मोमेंटम वाली स्टेट को में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो मोमेंटम स्टेट्स क्या है? 0 मोमेंटम वाली स्टेट्स। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन मोमेंटम स्टेट्स। यहाँ पे पोजीशन के लिए स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, सेम स्टेट्स में सेम मोमेंटम, 0 मोमेंटम वाली स्टेट्स में मोर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट आप लोग बुक में पढ़े होंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन मोमेंटम स्पेस। तो दोनों कंडेंसेशन वर्ड डिफरेंट है, एक रियल गैस का कंडेंसेशन और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब इसी में सम प्रॉपर्टीज, सम डिपेंडेंसीज 3 डायमेंशन के लिए नॉन रिलेटिव केस में पढ़ा है। बोलिए, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ सर, एनर्जी इक्वल टू 0 है पर मोमेंटम तो 0 नहीं होगा ना स्टेट में। फिर से बोलिए सर। यहाँ पे लिखा जो है ना ग्राउंड स्टेट में एप्सिलॉन इक्वल टू 0 में और p इक्वल टू 0 में ज्यादा पार्टिकल होगा, पर मोमेंटम तो 0 नहीं होगा ना। ये अगर एनर्जी एक्सप्रेशन ले रहा है, अब बताइए 0 एनर्जी होने का मतलब क्या है? बोलिए सर। एनर्जी 0 मींस मोमेंटम भी 0 हो गया इस एक्सप्रेशन से। देखो डाउट क्या होता है? सर डाउट ये है कि हम बोल रहे हैं कि एनर्जी 0 है तो मोमेंटम 0 नहीं हुआ इस रिलेशन से। अब मास तो इनफाइनाइट नहीं हो रहा, हाँ, तो एक ही पॉसिबिलिटी मोमेंटम 0 है। इस एक्सप्रेशन में एनर्जी 0 होने का मतलब मोमेंटम 0 है। जी सर। तो डाउट कहाँ पे? सर मेरा डाउट ये है कि मोमेंटम मतलब फोटोन का तो एनर्जी 0 नहीं होगा ना। आइडियल देखो हम यहाँ पे सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 0 एनर्जी होने का मतलब क्या है कि वो लीस्ट एनर्जी है। सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट में जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे तो ये 0 हो सकता है, बाकी ये नॉन 0 हो सकता है। मान के चलिए एनर्जी की वैल्यू 10 टू पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पॉसिबल है एनर्जी की स्टेट्स, क्लियर है? और ये लीस्ट एनर्जी है 10 टू पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जब रिलेटिवली मोर पार्टिकल्स इस स्टेट में आएंगे तब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होगा।
अब जितने पार्टिकल इस स्टेट में आए उसकी एनर्जी क्या है 10 टू पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी की। ये एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स का मास सेम है तो जितने पार्टिकल इस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए सबका मोमेंटम सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। वही पार्ट यहाँ पे लिखा है। तो हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जीरो, एट एनर्जी जीरो में वहां पर कुछ एनर्जी है, हम 0 पॉइंट एनर्जी ले रहे हैं। हम इसमें दो तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले मैंने जनरल आइडिया दिया था कि जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंक्लूड करेंगे तो ये श्योरली नॉन जीरो आएगी। बट जो भी मैंने क्लासिफिकेशन किया यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नोट है, जो बुक में भी आप पढ़ेंगे, फिर आप एक्साइटेड स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट में डाउटफुल रहते हैं। दीज टू ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक एनर्जी को नॉन जीरो ग्रुप बना लिया और एक को जीरो बना लिया। जीरो ये समटाइम जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, बट जैसे एनर्जी, जैसा आप मान के चलिए आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए बोसॉन कंडेंसेशन पॉसिबल होगा, मैं एक एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ। ये लीस्ट एनर्जी हाफ एच क्रॉस ओमेगा और जो रिमेनिंग एनर्जीज हैं 3/2 एच क्रॉस ओमेगा से लेके हायर एनर्जी तक, इसको मैंने एक ग्रुप बना लिया जिसको कह दिया एक्साइटेड स्टेट्स ग्रुप, और हाफ एच क्रॉस ओमेगा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मोमेंटम से इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी मोमेंटम डिपेंडेंट है, एनर्जी में पोजीशन का कोई कंडीशन नहीं है। जबकि जो हम क्लासिकल गैस का कंडेंसेशन लेते हैं, क्लासिकल रियल गैसेस का कंडेंसेशन लेते हैं, वहां पे एनर्जी पोजीशन पे भी डिपेंड करती है और मोमेंटम पे भी। बट आप रिकॉल करिए, प्रेशर अप्लाई करके आप मोमेंटम को, सॉरी पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, और पोजीशन अगर लिक्विड वाली फेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा तो गैस कंडेंस होकर लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। तो दोनों में, दोनों टाइप के कंडेंसेशन में, क्वांटम आइडियल गैस के कंडेंसेशन में और क्लासिकल रियल गैस के कंडेंसेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, वहां पे हम क्लासिकल रियल गैस को कंडेंस करने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 3 डायमेंशन का कंसेप्ट ले रहे हैं और नॉन लिटिव केस ले रहे हैं। तो नॉन लिटिव केस के लिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, P²/2 है, ये m मॉलिक्यूल का मास है। अब अगर यहाँ पे हम T<T भी लेंगे तो T<T पे आपको ये मैंने हिंट किया था कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में केमिकल पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अप्रोच करेगा, ठीक है, उसके इक्वल आएगा। 2 डिफरेंट केसेस जो मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम केसेस, एक फोटॉन के लिए और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए। और ये आपको मैंने हिंट किया था कि केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू म्यू लेस देन और इक्वल टू सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से मैच करेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट के इक्वल आएगा। अब ये जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, ये आपको पहले हिंट किया हुआ है। बट कैलकुलेशंस को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसको जीरो मान के चलेंगे, और इस आर्टिकल में मैंने ये मेंशन भी किया है कि जो एनर्जी है सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट वो हम जीरो दे सकते हैं। अगर ये नॉन जीरो होता तब ये केमिकल पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉन जीरो पर अप्रोच हो जाती है। ठीक है, कोई न्यू पॉइंट नहीं है, पहले आपको बताया। तो जैसे ही T<T लेंगे, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम को अप्रोच करेगी, और T>T पे केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम से डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे T>T के लिए म्यू को मैंने म्यू मैक्सिमम वर्ड यूज किया और जीरो कर दिया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है T>T के लिए वो 1/exponential -1 हो गया। तो यहाँ से T>T पे जो पार्टिकल्स हैं, सम पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सम पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपको भी यहाँ पे ये पॉइंट नोट दिख रहा है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट्स के पार्टिकल का कंडीशन फाइंड कर लें तो ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल्स होंगे वो हम टोटल से एक्साइटेड स्टेट्स वाले पार्टिकल को डिफरेंस करके फाइंड कर सकते हैं। और इस इंटीग्रल से मैंने आपको हिंट किया कि ये इंटीग्रल हमें सिर्फ एक्साइटेड स्टेट्स में एनर्जी की नॉन जीरो वैल्यू के लिए कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए उसका कंडीशन देगा। तो यहाँ से हम इस इंटीग्रल को यूज करके एक्साइटेड स्टेट्स के पार्टिकल का कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो 3 डायमेंशन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो पहले आपको डिस्कस किया हुआ है 2πv नॉन लिटिव केस के लिए, स्पिन डिजेनरेसी ट्वाइस m⁻3/2 h³ इंटीग्रेशन 0 to infinite एप्सिलॉन पावर नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए ये हाफ डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाय kBt -1 d एप्सिलॉन। अगर यहां से हम एप्सिलॉन बाय kBt को x से रिप्लेस कर दें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू kBt x, d एप्सिलॉन इज इक्वल टू kBt dx। सिमिलर अप्रोच आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने सजेस्ट किया था, 2πv gs ट्वाइस m⁻3/2 h³ इंटीग्रेशन 0 to infinite। अब यहाँ से एप्सिलॉन को ये रिलेशन प्लेस किया तो kBt पावर हाफ तो एप्सिलॉन पावर हाफ से मिलेगा और kBt पावर 1 d एप्सिलॉन से मिलेगा, kBt टोटल पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to infinite x पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x -1 dx। तो यहाँ से आपको एक्साइटेड स्टेट्स के पार्टिकल्स का डिपेंडेंसी कंफर्म हो गया वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा भी यहाँ पे कुछ हिंट कर रहा हूँ। अगर आप 0 to infinite x पावर हाफ एक्सपोनेंशियल x -1 dx इंटीग्रेशन 0 to infinite x पावर हाफ sh एक्सपोनेंशियल -x, यहाँ से एक्सपोनेंशियल x कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इसको एडजस्ट किया 1 - एक्सपोनेंशियल -x पावर -1 dx, जो आपको लास्ट लेक्चर में भी सजेस्ट किया था। x पावर हाफ एक्सपोनेंशियल -x, ये सीरीज ओपन करेंगे तो 1 + x + x² लाइक दिस टर्म्स आपको मिलते जाएंगे।
तो ये आपको इनफाइनाइट सीरीज बन गया। आप चेक करें यहाँ से गामा फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ओनली एक्सपोनेंशियल में जो अल्फा फैक्टर है वो चेंज होता जाएगा, और अल्फा फैक्टर जैसे आपने यहाँ पे फाइंड कर लिए उन सबको सीरीज में आप नोट करेंगे तो ये इंटीग्रल वैल्यू को एक लाइक दिस आप नोट कर सकते हैं, रूट पाई सभी में एक्स पावर हाफ से गामा पावर हाफ से, ये आपको फैक्टोरियल एन वाला कंसेप्ट, यहाँ से गामा हाफ वाला कंडीशन बनेगा, ये गामा 3/2, इसको आप गामा हाफ में नोट करेंगे तो रूट पाई बाई 2, और जो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं यहाँ पे उसको जाए 3/2, जितना पावर यहाँ पे है उससे यूनिटी चेंज करके नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने सजेस्ट किया है कि बुक में आप पढ़ेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू लाइक दिस नोट करेगा, बाकी अगर ये आपको नहीं भी बताया तो इसकी जरूरत नहीं है, ओनली डिपेंडेंसीज के लिए आपको मैंने ये इन किया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट्स, बट ये जो रिजल्ट आपने फाइंड किया है वो t लेस देन tv पे फाइंड किया है, एंड दिस इक्वल्स टू ट्वाइस पाई v gs ट्वाइस m पावर 3/2 kb t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h क्यूब, और ये इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया रूट पाई बाई 2 या 3/2, रिजल्ट आपको यहाँ पे फाइंड हो गया। अब सेम एक्सप्रेशन को, इसी एक्सप्रेशन को 3 डायमेंशनल नॉन इलेक्ट्रिक केस के लिए अभी जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट किया कि t ग्रेटर देन tb पे और t इक्वल टू tb पे ऑल पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को आप यूज करें तो आपको यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में अगर t को tb कर दें तो ये रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको बता देगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n कैन बी रिटन एज 2 पाई v, जैसे आप रिपीट करेंगे सेम इंटीग्रल को, ट्वाइस m पावर 3/2 बाय h क्यूब kb, t के प्लेस पे आप tb नोटेशन प्लेस करेंगे। ये इसलिए आपको मैंने नोट किया है कि हमें एक्साइटेड स्टेट्स में पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाकी फैक्टर्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे रेशियो लें n/n तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये सारे कांस्टेंट फैक्टर्स एलिमिनेट हो गए, ओनली t और tb का रेशियो बनेगा, तो दिस टर्म इज tb डिवाइड करेंगे t/tb टोटल पावर 3/2। अगर हम ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल का कंडीशन जो इस इंटीग्रल से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, n0/n फाइंड करें, रिलेशन अभी आपको मैंने हिंट किया था, n0 कैन बी रिटन एज n माइनस ne, अगर n कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो 1 माइनस ne/n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कंडेंसेशन टेंपरेचर एंड एब्सोल्यूट टेंपरेचर T के टर्म्स में आपको पता चल गया, 1 माइनस t/tb पावर 3/2, ये ग्राउंड स्टेट में कितना फ्रैक्शन बनेगा और एक्साइटेड स्टेट में कितना फ्रैक्शन बनेगा वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। अगर हमें ग्राउंड स्टेट की पार्टिकल का कंडीशन फाइंड करना है तो 1 माइनस t/tb पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये रिजल्ट से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट फाइंड कर सकते हैं। इसी में अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना हो, एनर्जी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन f एप्सिलॉन g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन, ये इंटीग्रल भी आपको मोर टाइम सजेस्ट कर दिया। अगर हम इंटरनल एनर्जी का कंडीशन t लेस देन tb पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस टर्म इज इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू प्लेस करेंगे, 2 पाई v gs ट्वाइस m पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h क्यूब, एप्सिलॉन पावर 1 यहाँ पे है और g एप्सिलॉन में एप्सिलॉन पावर हाफ है, एप्सिलॉन पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन, और t लेस देन tb के लिए केमिकल पोटेंशियल वैल्यू 0। ये इंटीग्रल पार्ट अगर हम सॉल्व कर लें तो इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन आपको टेंपरेचर के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में पता चलता है। एप्सिलॉन बाय kbt को अगर आप रिप्लेस करेंगे किसी अनदर वेरिएबल से जो अभी लास्ट स्लाइड में सजेस्ट किया है तो 3/2 पावर तो यहाँ से बनेगा kbt का और 1 पावर यहाँ से बनेगा, तो ट्वाइस m पावर 3/2 kbt पावर 5/2 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 dx। फिर से सिमिलर अप्रोच से इंटीग्रल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज 2 पाई v gs ट्वाइस m पावर 3/2 kb t पावर 5/2 डिवाइडेड बाय h क्यूब, और ये रिजल्ट स्क्वायर रूट पाई/2, अब की बार x पावर यहाँ पे 3/2 है तो ये हाफ था तो 3/2 था और अब की बार 3/2 है तो 5/2, ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से बाकी फैक्टर्स को gs को ट्वाइस m पावर 3/2 और h क्यूब को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी इस नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में आपको पता चल जाएगा। दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, जब ये जाई 5/2 और जाई 3/2 की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस कर देंगे, जस्ट डिपेंडेंसी के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी ये डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो kb t/tb पावर 3/2 ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा। इस नंबर ऑफ पार्टिकल में या इस बोल्ट्जमैन कंडेंसेशन टेंपरेचर में वॉल्यूम डिपेंडेंसी है और t पावर 5/2 यहाँ से, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन nyb एंड t पावर 5/2, सॉरी ये वॉल्यूम पार्ट है, ये डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे करता है। इस tb का जब आपको यहाँ से ये रिलेशन चेक करेंगे तो n में v पार्ट है
ये टीवी पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल बनेगा और टी पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल बनेगा। इसी से आप स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं, del U by del T। तो ये डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे 1 और टी पावर 3/2। और इस एक्सप्रेशन में अगर ये डिफरेंशियल करें तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी आपको पता चल जाएगा, 0.77 n kBT पावर 5/2 है, तो 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ n kB T/TB पावर 3/2। ये आपको स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम पता चल जाएगा। प्रेशर भी आप फाइंड कर सकते हैं 2/3 U/V से, U आपको पता है। अब डिपेंडेंसी चेक करेंगे तो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट बनेगा, टी पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल बनेगा। सिमिलर वे में आप एंट्रोपी का डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे, तो एंट्रोपी जो वेरिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल का आता है, जो वेरिएशन स्पेसिफिक हीट का आता है, वही वेरिएशन आपको यहाँ पे एंट्रोपी के लिए मिलेगा। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो स्पेसिफिक हीट कैन बी रिटन एज, ये 2 से डिवाइड करेंगे और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.925 n kB T/TB पावर 3/2। अगर कहीं पे ये प्लॉट को कंपेयर करना होगा आगे किसी नेक्स्ट एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रेफरेंस लेके कंपेयर कर सकते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज मुझे आपको सजेस्ट करना था T लेस देन TB के लिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए इंटरनल एनर्जी का क्या डिपेंडेंसी बनेगा, कैसे उसको फाइंड करना है। अप्रोच अभी भी सेम है जो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने डिपेंडेंसी चेक करने के लिए बताया। यहाँ पे जो फॉर्म बना है उस फॉर्म से आप किसी अनदर वेरिएबल में इसको रिप्लेस करके डिपेंडेंसीज फाइंड कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे अप्रोच बताया है। मैं स्पेसिफिक हीट का प्लॉट और शो कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं T/TB के रेस्पेक्ट में, रेशियो फाइंड कर रहे हैं बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर का डिवाइड करके ये इंटरवल्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के यहाँ पे डिवाइड कर लिए और यहाँ पे CV की वैल्यूज के लिए कंपेरिजन करेंगे और यहाँ पे CV/n kB। तो अगर आप कंपेरिजन करें वेरिएशन, ये CV/n kB डिवाइड कर लिया तो T पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, बट जैसे ही T इक्वल टू TB करेंगे ये रेशियो इस मल्टीप्लिकेशन के मींस 1.925 के इक्वल बनेगा। जैसे जैसे अभी मैंने जो ये एक्सप्रेशन डिस्कस किया है वो सिर्फ T लेस देन TB के लिए है, तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से सिर्फ हम प्लॉट कर सकते हैं T लेस देन TB और इक्वल टू पार्ट। सपोज ये जो वैल्यू है ये 1/4, ये 1/2 और ये 1 है, तो T इक्वल टू TB पे ये वैल्यू आपको मैच करेगी। बट इसके आगे जो वैल्यूज होंगी जब T ग्रेटर देन TB के लिए सिमिलर अप्रोच से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे ये 1.925 है और एक वैल्यू यहाँ पे मैंने 1.5 के लिए शो कर दिया, ये लाइन। तो 1.925 बनेगा T इक्वल टू TB पे, उसके आगे फिर ये वैल्यू डिक्रीज करेगा और लास्ट में ये 1.5 को अप्रोच करेगा। और ये आप लोग कहीं सॉलिड स्टेट में पढ़े भी होंगे कि हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो डुलॉन्ग-स्पेटिट लॉ को अप्रोच करता है, 3/2 n kB को अप्रोच करता है। अगर ये हम पॉइंट रिकॉल कर पाए तो ये 3/2 को कंपेयर करें तो 1.5 क्लासिकल आइडियल गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है उसको अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये शेप इंपॉर्टेंट है, एक तरह से अगर इसको हायर करने लगे तो CV के प्लॉट में यहाँ पे पॉइंट लाइक पीक बनेगा, तो CV का डेरिवेटिव डिस्टेंटनेस बनेगा। और एक आगे कहीं जो फेज टेंशन पढ़ेंगे तो इस वेरिएशन को लैम्डा ट्रांजिशन भी बोलते हैं कि जो प्लॉट है वो लाइक लैम्डा शेप बनाता है नियरली। तो आगे दीज प्लॉट्स अगर कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। एक प्लॉट आपको T/TB के रेस्पेक्ट में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट्स एंड ग्राउंड स्टेट, ये वेरिएशन भी अगर आप कंपेयर करें भी आपको यहाँ पे शो किए हैं T/TB पावर 3/2 एंड 1 - T/TB पावर 3/2। इसको प्लॉट करेंगे तो अगर ये रेशियो 1 है और ये मैं पावर यहाँ पे फ्रैक्शन 1 है तो T इक्वल टू 0 पे मोर पार्टिकल्स, T इक्वल टू 0 पे मोर पार्टिकल्स अगर आप कंपेयर करें तो ग्राउंड स्टेट में, और T इक्वल टू TB पे मोर ऑल पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में है, और उसके आगे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑल पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये जो फ्रैक्शन 1 के लिए लाइन है इक्वल टू 0 पे नियरली नेग्लिजिबल पार्टिकल, 0 पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में है, जो वेरिएशन है वो T पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल, जो वेरिएशन यहाँ पे शो किया है। फिर T इक्वल टू TB पे ऑल पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में और उसके आगे ऑल पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये जो प्लॉट है वो NE/N के लिए है। अब इसको 1 से डिफरेंस करते चले जाएं और प्लॉट को लाइक दिस करेंगे कि वो हाफ पे कट करेगा, कहीं पे यहाँ पे शो नहीं हो रहा वहां पे, बट ये नोट कर देंगे कि हाफ पे कट करेगा। ये N0/N का प्लॉट है। तो अगर प्लॉट पूछे जाएंगे तो आगे आप कहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ डिपेंडेंसीज को मैंने यहाँ पे शो किया है 3 डायमेंशन के लिए, कैसे प्रॉपर्टीज का डिपेंडेंसी चेक करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। अगर इसी पार्ट में अगर आपको डिपेंडेंसी को जनरलाइज करना हो तो फिर से ये रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए यूज करें और एनर्जी में फिर से आप एप्सिलॉन पावर मल्टीप्लाई करते जाएं। सिमिलर टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज आप जनरलाइज्ड डायमेंशन
और जनरलाइज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के लिए फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का जो डिपेंडेंसी होगा वो अगर डी डायमेंशन में वॉल्यूम वीडी ले रहे हैं जो नोटेशन बताया है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट जी एप्सिलॉन वीडी के प्रोपोर्शनल है और एप्सिलॉन पावर डी बाई एस माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एनर्जी में एप्सिलॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई एस तो यहाँ से मिलेगा और एक डी एप्सिलॉन पार्ट से, तो टी पावर डी बाई एस प्लस 1 हो जाएगा। प्रेशर में टी पावर डी बाई एस प्लस 1 रहेगा, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट बनेगा। सीवी वैल्यू वीडी के प्रोपोर्शनल बनेगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी पावर डी बाई एस के प्रोपोर्शनल बनेगा। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जनरलाइज डिपेंडेंसी बताई थी, यहाँ पे वो सेंसिंग कंडेंसेशन के लिए भी जनरलाइज डिपेंडेंसी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एस वैल्यू कंफर्म था कि 1 ही होगा, यहाँ एस वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 2 और इससे डिफरेंट भी हो सकता है। एंट्रोपी का वेरिएशन वीडी टी पावर डी बाई एस बनेगा। तो ये सब डिपेंडेंसीज आप फाइंड करेंगे। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे जो 3 डायमेंशन में मैंने नोट किया है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं टीवी पावर 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये h स्क्वायर बाई ट्वाइस m n बाई v, ये 4 पाई, ये पाई पावर 3/2 पार्ट बनेगा। ये 2 एडजस्ट हो गया, 3/2, ये पावर 2/3 बनेगा। ये पाई को एडजस्ट करेंगे तो पाई 3/2 पार्ट से तो यहाँ पाई मल्टीप्लाई मिलेगा और एक जीएस पार्ट मल्टीप्लाई मिलेगा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर का पार्टिकल डेंसिटी पे वेरिएशन पे बेस कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 3 डायमेंशन नॉन रिलेटिव केस के लिए पार्टिकल डेंसिटी पावर 2/3 है। तो कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिए। प्रॉब्लम के टाइम पे पॉइंट्स आपको रिकॉल होने चाहिए। पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 8। थर्टी 39 पे 4, 7, 46 पे सेकेंड, इसको डिस्कस करते हैं फिर और चेक करते हैं। 65 पे प्रॉब्लम नंबर 8, बोस कंडेंसेशन occurs in liquid helium-4 kept at ambient pressure at 2.17 Kelvin. लिक्विड हीलियम 2.17 Kelvin. At which temperature will Bose condensation occur in helium-4 in gaseous state? TB notation यूज करें। The density of which is 1000 times smaller than that of liquid. And for gas is equal to 1/1000 times of liquid. अब यहाँ पे डायमेंशन मेंशन नहीं है, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन नहीं दिया है, स्टेटमेंट में आगे वर्ड यूज किया एज्यूम दैट इट इज ए परफेक्ट बोस गैस। तो आइडल बोस गैस के लिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एक एग्जांपल है और इसके 3 डायमेंशन में नॉन रिलेटिव केस के लिए मैंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेंपरेचर का पार्टिकल डेंसिटी पे ये डिपेंडेंसी आपको बताया है। तो यहाँ पे ना डायमेंशन है ना केस टाइप क्या है, तो आप जनरली 3 डायमेंशन और नॉन रिलेटिव केस कंसीडर करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टीबी फॉर गैस डिवाइडेड बाई टीबी फॉर लिक्विड इज इक्वल टू n फॉर गैस डिवाइडेड बाई n फॉर लिक्विड टोटल पावर 2/3। और यहाँ से जब आप ये रेशियो लेंगे तो 1/10⁻³ टोटल पावर 2/3 तो 1/100। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर फॉर गैसेस फेज इज 1/100 टाइम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर फॉर लिक्विड। और ये वैल्यू आपको गिवन था 2.17 केल्विन डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 21.7 इंटू 10⁻³ केल्विन। इसको आप मिली केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में आप सेकंड ऑप्शन पर बन गया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 4, स्टेटमेंट रीड करेंगे। पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 4, Bose-Einstein condensation temperature TB refers to the temperature below which an assembly of Bose gas condenses to the liquid state. There is an appreciable occupation of the ground state in an electron system. There is a significantly large occupancy of ground state in a system of bosons. थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपको आर्टिकल में हिंट किया कि T greater than TB पे all particles, nearly all particle excited states ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और T less than TB पे large population कंडेंस फेज में होगा। कंडेंस फेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, तो लार्ज ऑक्यूपेंसी ऑफ ग्राउंड स्टेट इन ए सिस्टम ऑफ बोसॉन्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम 39 पेज पे, प्रॉब्लम नंबर 7, which of the following conditions should be satisfied by the temperature T of a system of n non-interacting particles occupying a volume V for Bose-Einstein condensation to take place। तो यहाँ पे आपको T less than TB वाली कंडीशन चेक करनी है और TB के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन स्पेसिफाई डिफाइन किया हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने ये एक्सप्रेशन सिंपलीफाई किया, h स्क्वायर बाई, अच्छा KB पार्ट और छुटा है यहाँ पे KB पार्ट, तो h स्क्वायर बाई 2 पाई m KB n बाई v, यहाँ पे स्पिन डिजेनेसी को इंक्लूड नहीं किया है, और जाई 3/2 पावर 2/3, ओनली डिपेंडेंसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। ये कंडीशन बनेगा और ये टीबी की वैल्यू आपको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, h स्क्वायर बाई 2 पाई m KB n बाई v। अगर स्पिन डिजेनेसी इंक्लूड नहीं करेंगे तो जीएस वैल्यू बढ़ जाएगा, बाकी मैंने आर्टिकल में जीएस वैल्यू इंक्लूड किया है, ये पार्ट आपको बताया था टीबी के लिए, तो ये जीएस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये मैंने हटा दिया। बाकी आप ओनली पार्टिकल डेंसिटी के डिपेंडेंसी पार्ट से भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। पेज नंबर 46, प्रॉब्लम नंबर 2, कंसीडर एन आइडल Bose gas in 3 dimension। Consider an ideal Bose gas in 3 dimension with energy momentum relation epsilon proportional to p power s with s positive. The range of s for which the system may undergo Bose-Einstein condensation at non-zero temperature। तो रिकॉल करेंगे, ये मैंने डायमेंशन और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में मोमेंटम पावर पे कंडीशन आपको बताया है, s शुड बी लेस देन d और s वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ से मेंशन किया हुआ है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ से कंफर्म हो गया। टू टेक प्लेस Bose-Einstein कंडीशन, Bose-Einstein कंडेंसेशन, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब स्टेटमेंट में डायमेंशन मेंशन किया हुआ है 3, तो s शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, तो थर्ड ऑप्शन करते हैं। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? जी सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 32, पेज नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 32, which of the following atoms cannot exhibit Bose-Einstein condensation even in principle। इनडायरेक्टली आपको प्रॉब्लम में चेक करना है कि क्या सिस्टम बोसॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। 1H1 बोसॉन है, 2He4 बोसॉन है, 11 Na23 बोसॉन है, 19 के 49 ये फर्मियन, जो फर्मियन है तो आपको ये Bose-Einstein कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। प्रॉब्लम कोई न्यू नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने लाइक कंपेयर किया था कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच रिप्रेजेंट बोसॉन और फर्मियन, बिहेव लाइक बोसॉन और फर्मियन। यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको चेक करना है कि क्या सिस्टम बोसॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा, कैन नॉट एग्जिबिट Bose-Einstein कंडेंसेशन। अगर कैन एग्जिबिट Bose-Einstein कंडेंसेशन होता तो आपको बोसॉन के लिए चेक करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 10, स्टेटमेंट रीड करेंगे और ट्राई करेंगे। पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 10, पेज नंबर 65, प्रॉब्लम नंबर 10, non-interacting bosons undergo Bose-Einstein condensation when trapped in a 3-dimensional isotropic simple harmonic potential। For Bose-Einstein condensation to occur, the chemical potential must be equal to। मैंने आपको ये हिंट किया था कि Bose-Einstein कंडेंसेशन के लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम का अप्रोच करो, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल आएगा।
और ये म्यू मैक्सिमम के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया कब आपको जीरो लेना है, कब नॉन जीरो लेना है। स्टेटमेंट से आपको यह कंफर्म है कि जो आप यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंक्लूड करने के लिए पोटेंशियल फॉर्म ले रहे हैं वो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। और 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा, n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा में n वैल्यू 0 करेंगे तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा आएगा। तो दिस इज सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी। गिवन पोटेंशियल फॉर्म के लिए सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको पता चलता है। जो एप्सिलॉन 0 से मैंने रिप्रेजेंट किया था और ये आपको यहाँ पे हिंट किया था कि म्यू वैल्यू मैक्सिमम सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट की इक्वल आएगा। तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू 3/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। ऑप्शन में आप सेलेक्ट करेंगे, थर्ड ऑप्शन करते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? जब 3 टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स का मैंने कंपैरिजन बताया है तो दैट टाइम पे पॉइंट्स मैंने सजेस्ट किए हैं कि कब ये 0 बनेगा मैक्सिमम वैल्यू, कब नॉन जीरो बनेगा पॉजिटिव। ये जब हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब आप कोई हाई सिस्टम में सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट लेंगे, इट मींस आप सिस्टम तो स्टडी कर रहे हैं क्वांटम सिस्टम, बट वहां पे एनर्जी आप मेटेरियल पार्टिकल का पार्टिकल नेचर ले रहे हैं, वेव नेचर नहीं ले। अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेंगे तो वहां पे मेटेरियल पार्टिकल का वेव नेचर आपको इंक्लूड करना, और वेव नेचर से कोई भी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो आएगा। जब नॉन जीरो होगा तो दैट केस में केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू आपको नॉन जीरो लेना है। क्या एनर्जी होगा उसके लिए पोटेंशियल स्पेसिफाई किया, जिससे आपको कंफर्म हो गया कि 3/2 h क्रॉस ओमेगा। अगर इसी प्रॉब्लम में मैं डायमेंशन जो पोटेंशियल दिया है उसको 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर रेफरेंस में हिंट होता, तब क्या केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी? ये रिप्लाई करें। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर दिया होता तब क्या वैल्यू बनती? h क्रॉस ओमेगा। और 1 डायमेंशन के लिए हाफ h क्रॉस ओमेगा। आप सब लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस किया। 3 डायमेंशन में तो नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल पार्टिकल भी और फोटॉन भी कंडेंस हो रहे हैं। मैंने चेक ही नहीं किया कि कंडेंसेशन अलाउड है कि नहीं, सिर्फ केमिकल पोटेंशियल आपको सजेस्ट कर दिया। बट 2 डायमेंशन में सिर्फ फोटॉन कंडेंस हो रहा है, मटेरियल पार्टिकल कंडेंस नहीं हो रहे, और 1 डायमेंशन में ना मटेरियल पार्टिकल और ना ही फोटॉन कंडेंस हो रहे हैं। कोई हाइपोथेटिकल एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से सिस्टम कंडेंस हो सकता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कंडेंसेशन उस डायमेंशन में पॉसिबल होगा भी या नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू पे आप चलेंगे। आगे अलर्ट रहेंगे इस पॉइंट पे। पेज नंबर 57, प्रॉब्लम नंबर 24। A system of particle can undergo a Bose-Einstein condensation if all particles। स्टेटमेंट को रीड करें। यहाँ पे डायमेंशन का हिंट नहीं है तो 3 डायमेंशन को रेफरेंस लें, और 3 डायमेंशन में मैंने आपको सजेस्ट किया मेटेरियल पार्टिकल भी, नॉन रिलेटिविस्टिक मेटेरियल पार्टिकल भी कंडेंस हो सकते हैं और फोटॉन भी कंडेंस हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑप्शन हैव 0 रेस्ट मास एंड 0 स्पिन, हैव हाफ इंटीजर स्पिन, हैव मास एंड स्पिन 0। देखो यहाँ पे 0 स्पिन से आपको ये सजेस्ट किया है कि वो बोसॉन है। अगर हम फोटॉन के लिए स्पिन कंसीडरेशन ना लें, ओनली रेस्ट एनर्जी मोमेंटम कंसीडरेशन लें, तब भी फोटॉन कंडेंस हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट वो बोसॉनिक नेचर शो होना चाहिए। तो 0 रेस्ट मास वाले पार्टिकल भी कंडेंस हो जाएंगे और नॉन 0 रेस्ट मास वाले पार्टिकल भी कंडेंस होंगे, बट वो बोसॉनिक होने चाहिए। तो मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएंगे। अगर हम एक डाउट क्रिएट करें कि फोटॉन के लिए स्पिन 0 नहीं होता, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको डाउटफुल हो सकता है। बट 0 स्पिन वर्ड इसलिए दिया है कि अगर कहीं पर वर्ड होता है 0 रेस्ट मास, जरूरी नहीं पता चल रहा आपको कि वो फोटॉन ही है, उसका एनर्जी मोमेंटम फोटॉन वाला ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे मेंशन कर देता कि 0 रेस्ट मास है बट स्पिन हाफ है, तब तो आपको कंफर्म नहीं हुआ कि वो जो जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया सभी को क्लियर हुआ? आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि पार्टिकल बोसॉन हो, और उसके साथ फिर चाहे रेस्ट मास 0 हो चाहे नॉन 0 हो, 3 डायमेंशन में बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल आप कंडेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 63 पे 33। अभी जो पेज नंबर 65 पे 10 में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी के सिमिलर प्रॉब्लम है। A large number capital N of ideal bosons, each of mass m, are trapped in a 3-dimensional potential. V function of R is equal to half m omega square R square. The bosonic system is kept at temperature T, which is much lower than the Bose-Einstein condensation temperature Tc. The chemical potential mu satisfies. देखो यहाँ पे रेंज दिया है, जबकि T less than TB के लिए केमिकल पोटेंशियल मैक्सिमम को अप्रोच करता है, और जब मैक्सिमम को अप्रोच करेगा तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उस लिमिट में इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो म्यू मैक्सिमम जो भी लास्ट प्रॉब्लम में आपको सजेस्ट किया, ये 3/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू 3/2 h क्रॉस ओमेगा होना चाहिए, जो इक्वलिटी साइन से फर्स्ट ऑप्शन में 3/2 h क्रॉस ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू है। सेकंड में जाएंगे तो वो मिनिमम वैल्यू दिया हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। T लेस देन TB पे ये वैल्यू बनेगा, और T ग्रेटर देन TB और इक्वल टू TB पे इस 3/2 h क्रॉस ओमेगा से लेस वैल्यू जो इस रेंज में आपको इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। तो Bose-Einstein कंडेंसेशन पे बेस्ड सम क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए। 1 और 2 क्वेश्चंस और कहीं पे होंगे, तो
अभी 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब डिस्कस हो जाएंगे। तो अब तक के सिलेबस में आपको मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्टेट अप्रोच बता दिया, एंसेंबल में कैनोनिकल और माइक्रोमैकेनिकल एंसेंबल, आइडल फर्मी गैस, आइडल बोस गैस, ये डिस्कस हो गए। तो अभी जो सिलेबस का पार्ट बचा है वहाँ पे एक तो ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल बचा है और फेज ट्रांजिशन, और सम पार्ट नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स में डिफ्यूजन और हीट इक्वेशन पार्ट पे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, जो लेस टाइम पार्ट वाले सिलेबस है। मोर टाइम वाला सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो गया, तो आने वाले शायद 4 आवर्स में ये सिलेबस का पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम लगेगा। तो डिस्कस करते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के बाद में आपको ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल और डिफ्यूजन इक्वेशन का इंटर होगा। फेज ट्रांजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले असाइनमेंट में होंगे, कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स वाले असाइनमेंट में है। फेज ट्रांजिशन का कुछ पॉइंट, कुछ आइडिया आपको जब लेटेंट हीट का कांसेप्ट मैंने डिस्कस किया है, दैट टाइम पे आपको हिट किया है। कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन, उसके अलावा भी कोई अनदर टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन हो सकता है। आपके जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, उनके एग्जांपल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज फेज ट्रांजिशन। थोड़ा रिकॉल करेंगे जो मैंने आपको पहले लिक्विड और वेपर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल दिया है, जिसमें लेटेंट हीट का कांसेप्ट बताया था। अगर आप वाटर फेज को रेफरेंस ले रहे हैं तो वाटर 3 फेजेस में कोएग्जिस्ट करता है। सॉलिड फेज में आइस फॉर्म रहता है, लिक्विड फेज में वाटर बॉडी यूज करता है, और गैसियस फेज में वाटर वेपर का कांसेप्ट लेता है। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज बनेगा, तो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हुआ, वन फेज से अनदर फेज में मटेरियल ट्रांजिशन कर रहा है। बट ये पॉइंट आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस का कांसेप्ट आप यूज करते हैं, और लेटेंट हीट में आपको डेफिनेशन बताया था कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए पर्टिकुलर मास ऑफ ए मटेरियल एट सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का कांसेप्ट था। तो यहाँ पे भी आपको जब फेज ट्रांजिशन होगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी, और वो स्टार्टिंग में शायद कहीं पॉइंट पे मैंने सजेस्ट किया होगा जहाँ गिब्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट बताई थी कि ये आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर मटेरियल ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मटेरियल के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर मोर देन 1 फेजेस का मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट से वन साइड में कोई एक सिंगल फेज होगा और अनदर साइड में कोई अनदर सिंगल फेज होगा। तो जब आप प्रेशर और टेम्परेचर में बोथ को चेंज करें या कोई एक को चेंज करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर मटेरियल का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वन फेज से अनदर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे फेज ट्रांजिशन। चाहे वो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस फेज चेंज हो या उसकी कोई इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंज हो। तो यहाँ पे नोट करेंगे फेज ट्रांजिशन के लिए द कन्वर्जन ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल particular sample from one phase to another phase। देखो यहाँ पे जो फेज वर्ड है, ये फेज वर्ड फिजिकल स्टेट भी इंक्लूड कर सकता है और किसी पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट की इंटरनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है। तो वन फेज टू अनदर फेज इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। इसी में एक प्लॉट डिस्कस करते हैं जो वाटर को रेफरेंस लेके आप ये प्लॉट को नोट कर सकते हैं। वाटर के लिए 3 फेज एग्जिस्ट करती हैं। फिर प्लॉट आप कोई बुक में पढ़े होंगे। इस इक्विलिब्रियम लाइन का जो लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने ये शो कर दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया जहाँ ये 3 का इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने नोट किया ए, इसको मैंने नोट किया सी। इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ये जो यहाँ पे सॉलिड फेज है, यहाँ पे लिक्विड फेज है और यहाँ पे वेपर फेज। थोड़ा रेफरेंस लेंगे। अगर आप वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड में। जो लिक्विड फेज है वो हाई टेम्परेचर फेज है। लिक्विड का और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड पर प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, सॉरी लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपोजिट वेपर पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर की रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 फेजेस का आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रेशर साइड और टेम्परेचर साइड ये सॉलिड फेज मिलेगा, लिक्विड फेज मिलेगा और वेपर फेज मिलेगा। मुझे इस प्लॉट का रेफरेंस चाहिए एक ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। दीज कर्व्स के नेम आप नोट कर सकते हैं। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनाएगा, तो दिस कर्व को आप मेल्टिंग कर्व वर्ड यूज कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम लाइन और कर्व बोथ वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सम मटेरियल्स लाइक दिस होते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लाइन
सॉलिड और वेपर की इक्विलिब्रियम लाइन है, इसको सब्लिमेशन पर आप यूज करेंगे। लिक्विड और वेपर की कॉमन लाइन जो आप यहाँ पे शो किया है, लिक्विड वेपराइज होगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड दिस कर्व इज नोन एज वेपराइजेशन कर्व। तो ये मैंने जो प्लॉट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट शो किया है वो ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल के लिए है जो 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। इट मींस ये वाटर को मैंने रेफरेंस लेके सजेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ये पॉइंट का डेफिनेशन शो करने के लिए इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी, और एक पॉइंट सी जो आगे वर्ड आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो ये ट्रिपल पॉइंट के लिए डेफिनेशन नोट करेंगे। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ए से शो किया है ट्रिपल पॉइंट को। द पॉइंट एट विच थ्री फेजेस of a material coexist in equilibrium। इस पॉइंट पे ये लाइन भी, ये 3 कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 3 का कॉमन पॉइंट है, इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। इसी में अनदर डेफिनेशन, और द पॉइंट एट विच 3 कर्व्स, these कर्व्स के नेम आपको यहाँ पे शो किए हैं, मेल्टिंग कर्व, वेपराइजेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, इंटरसेक्ट each other is called triple point। प्रॉब्लम में ट्रिपल पॉइंट के कंसेप्ट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि किस पॉइंट को आप यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी कर्व में आपको, इसी प्लॉट में मैंने एक पॉइंट शो किया है सी पॉइंट, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक कर्व के लिए है, लिक्विड और वेपर की जो एक कॉमन लाइन है, वेपराइजेशन कर्व के लिए क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट है। तो ये लास्ट पॉइंट है इस इक्विलिब्रियम लाइन का, यहाँ पे नोट करेंगे। ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एग्जांपल्स को कैटेगराइज करेंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपको ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्रिटिकल पॉइंट के रेफरेंस से एग्जांपल को क्लासिफाई करेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा या सेकंड ऑर्डर में। द पॉइंट एट विच लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन एंड्स, इट मींस लास्ट पॉइंट है वो, is called critical point। or the point above which it is not possible to liquefy a gas is called critical point। क्रिटिकल पॉइंट से हायर टेम्परेचर साइड आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। जो लास्ट पॉइंट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन का, उस लास्ट पॉइंट से आप प्रेशर को चेंज करें या टेम्परेचर को चेंज करें, हायर प्रेशर और टेम्परेचर साइड, तो ना तो गैस किसी भी प्रेशर पे लिक्विफाई नहीं होगा, ओनली गैस की इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है। उसकी फिजिकल स्टेट गैसीय स्टेट ही रहेगा, ओनली उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज है। ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अभी यहाँ पे जो मैंने प्लॉट शो किया है, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। समटाइम प्लॉट्स आपको शो होंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। तो क्रिटिकल पॉइंट पे कंडीशन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में आप ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी क्रिटिकल कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए। एट क्रिटिकल पॉइंट आप मैथमेटिक्स में कंडीशन पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, जिस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा की कंडीशन को शो करता है, उस पे स्लोप भी 0 बनेगा। तो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व को आपको रेफरेंस लेना है ये डेफिनेशन के लिए क्रिटिकल पॉइंट की। डेल पी बाई डेल वी एट क्रिटिकल पॉइंट 0, और ना फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 बनेगा। तो दीज कंडीशंस को आप यूज करेंगे क्रिटिकल कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए। एट क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर को आप पीसी से रिप्लेस करेंगे, वॉल्यूम को वीसी से, और टेम्परेचर को टीसी से। तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको क्रिटिकल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने होते हैं, वैल्यूज ऑफ पीसी, वीसी और टीसी की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तो ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे क्रिटिकल कोफिशिएंट कंडीशन। अब फेज ट्रांजिशन में क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए
कि आप यहाँ पे जो फेज ट्रांजिशन है वो आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इनको क्लासिफिकेशन के लिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फेज ट्रांजिशन आइसोथर्मल, ये पॉइंट पहले भी मैंने नोट कराया जब आपको थर्मोडायनामिक पोटेंशियल डिस्कस किए थे। आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप गिब्स एनर्जी को रेफरेंस लेते हैं, और गिब्स एनर्जी के डिफरेंट डेफिनेशंस आपको पहले डिस्कस किए हैं, H माइनस TS और H को U प्लस PV माइनस TS, और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से इसको रिलेट कर लेते हैं A प्लस PV। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी आप इनफाइनेटेसिमल प्रोसेस के अगर आप फाइंड करेंगे तो DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। DU को आप एलिमिनेट करेंगे TdS माइनस PdV, तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये पॉइंट पहले भी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के टाइम पे हिंट किया है। तो TdS कैंसिल आउट हो गया, देन चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर इनफाइनेटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर को जीरो कर दें, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप चेंज इन प्रेशर को जीरो कर दें, तो आप गिब्स एनर्जी का चेंज यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। और आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस और वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस का भी रेफरेंस ले रहे हैं, तो DG इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो बोथ फेज के लिए जब फेज ट्रांजिशन कंसेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो वन साइड ट्रांजिशन पॉइंट पे वन साइड एक सिंगल फेज होगा, ट्रांजिशन पॉइंट के अनदर साइड पे अनदर फेज होगा, तो बोथ फेजेस के लिए जब आप गिब्स एनर्जी का चेंज फाइंड करेंगे तो वो 0 है। इट मींस ट्रांजिशन पॉइंट के नेबरहुड में लेफ्ट और राइट साइड से जब वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो वो सेम होनी चाहिए, और ये कंडीशन ट्रांजिशन पॉइंट का रेफरेंस लेकर अगर कंपेयर करें तो ये कंटीन्यूअस गिब्स एनर्जी की कंडीशन। अगर इस पॉइंट पे ट्रांजिशन हो रहा है और इसके लेफ्ट और राइट में गिब्स एनर्जी को कंपेयर करने लगे तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि वो कंटीन्यूअस होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिशन पॉइंट के लेफ्ट साइड मैंने फर्स्ट फेज ले लिया, और ट्रांजिशन पॉइंट के राइट साइड मैंने सेकंड फेज ले लिया, और ट्रांजिशन पॉइंट पे अगर चेंज 0 आ रहा है तो ये बोथ साइड की वैल्यूज ट्रांजिशन पॉइंट के नेबरहुड में इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या है कि गिब्स एनर्जी कंटीन्यूअस होगा। तो ट्रांजिशन पॉइंट पे गिब्स एनर्जी कंटिन्यूटी कंडीशन को फॉलो करेगा, कंटीन्यूअस होगा। एट ट्रांजिशन पॉइंट गिब्स फ्री एनर्जी इज कंटीन्यूअस। जो आपके फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन पढ़े होंगे तो गिब्स एनर्जी को रेफरेंस लिया है। इसका रीजन एक तो आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस है और ये कंटीन्यूअस है, इसके डेरिवेटिव्स आप चेक कर सकते हैं ट्रांजिशन पॉइंट पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, द फेज ट्रांजिशन in which gives free energy is continuous but its first order derivatives are discontinuous at transition point. Other than transition point, ये continuous होंगे. Is called first order phase transition. तो जो डेफिनेशन में वर्ड यूज किया है नेम के लिए फर्स्ट ऑर्डर, वो डेरिवेटिव के ऑर्डर से है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए आपको क्या पार्ट कंटिन्यूअस होंगे, क्या प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यूअस होंगी, वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिसकंटिन्यूअस हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स गिब्स एनर्जी के टर्म्स में आप पहले पढ़े हुए हैं, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें, ये डेफिनेशन को यूज करें तो यहाँ से वॉल्यूम दैट इज डेल जी बाई डेल पी at constant T, entropy minus del G by del T at constant T। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, वॉल्यूम और एंट्रोपी, ये गिब्स एनर्जी के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा भी आप सम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, उनको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल का डेंसिटी फाइंड करने लगे, डेंसिटी चाहे पार्टिकल डेंसिटी हो चाहे मास डेंसिटी हो, जो भी डेंसिटी आप लेते हैं वो सम पैरामीटर पर यूनिट वॉल्यूम देते हैं। जैसे पार्टिकल डेंसिटी को स्मॉल एन आपने नोट किया तो NYV, अगर आप मास डेंसिटी ले रहे हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, कोई और टाइप के डेंसिटी लेंगे तो डिवाइड में वॉल्यूम आएगा। ये सभी को क्लियर हो गया। किसी पर्टिकुलर सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास कांस्टेंट हो गया, जैसे ही आप प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये वॉल्यूम चेंज होगा, और जो वॉल्यूम में वॉल्यूम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअसली चेंज होगा ट्रांजिशन। अभी आपको यहाँ पे अगर वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है
तो ये पार्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में भी डिसकंटिन्यूटी आएगी, डिसकंटिन्यूस चेंज होगा। अगर डेंसिटी में डिसकंटिन्यूस चेंज है तो जो फिजिकल स्टेट को आप क्लासिफाई करते हैं कि गैसियस फेज है, लिक्विड फेज है या सॉलिड फेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आई से आप उनको डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये फेज लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है, ये वेपर फेज है। रीजन क्या है कि उसकी डेंसिटी में चेंज डिसकंटिन्यूसली आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। मास डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में डिसकंटिन्यूस चेंज होता है, डेंसिटी में सडनली चेंज होता है दीस फेजेस के, जहाँ पे आप इनको मिक्स कराएंगे। जब आप किसी वेसल में आइस का पार्ट वाटर में फिल करते हैं तो जहाँ पे लेयर बनता है आइस और वाटर का, वहाँ पे आपको डेंसिटी में चेंजेस ऑब्जर्व होता है। ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं सभी? जी सर। आप आई से डिटेक्ट कर पाते हैं कि इसका डेंसिटी कुछ और है, इस पार्ट का कुछ और, फेज आपको कंफर्म हो जाता है कि सॉलिड है या लिक्विड। तो जितने भी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस के एग्जांपल्स हैं उनमें आपको ये फिजिकल स्टेट चेंज कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली आप सम पॉइंट्स फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के रिगार्डिंग नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, क्या पार्ट डिसकंटिन्यूस होगा, जिस एनर्जी कंटिन्यूस है वो आपको डेफिनेशन में बता दिया। वॉल्यूम, एंट्रोपी, मैग्नेटाइजेशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा। वॉल्यूम, एंट्रोपी, मैग्नेटाइजेशन, जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे वो मैंने एक्सेट्रा में नोट कर दिया, आर डिसकंटिन्यूस एट ट्रांजिशन पॉइंट। अब इस वॉल्यूम वाले पार्ट से अभी मैंने डेंसिटी रिलेट किया, तो डेंसिटी डिसकंटिन्यूसली चेंज होगा। द डेंसिटी चेंजेस डिसकंटिन्यूसली एट ट्रांजिशन पॉइंट और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसी में आपको लेटेंट हीट का कंसेप्ट भी आएगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। रिकॉल करेंगे, इक्वेशन पढ़ते हैं आप, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, dP by dt is equal to L by T V2 minus V1। ये L के टर्म्स में V2 मैंने स्मॉल कर दिया, V2 और V1, इसी को आप नोट कर सकते हैं M L by T V2 minus V1। अगर किसी पर्टिकुलर सैंपल का मास आप M ले रहे हैं तो स्मॉल v को आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं V by N, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये V1 स्मॉल v1 फर्स्ट फेज के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम है और V2 सेकंड फेज के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और V1 V2 वॉल्यूम्स इन डिफरेंट फेजेस, फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस। कहीं पे मोलर वॉल्यूम बनेंगे तो 1 मोल का अमाउंट आ जाएगा, 1 मोल का मास आ जाएगा। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लेटेंट हीट का कांसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, L इज द लेटेंट हीट। ये इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, ये नोटेशंस के मीनिंग आपको सभी को क्लियर है। T एब्सोल्यूट टेंपरेचर, L लेटेंट हीट, ये प्रेशर का डेरिवेटिव है। तो लेटेंट हीट के कांसेप्ट में आपको कंफर्म होता है कि फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो जितने भी सिस्टम्स एग्जांपल्स हैं फिजिकल स्टेट चेंज होने के, वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जाएंगे, इसे भी आपको आइडिया है। एक पॉइंट और नोट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिसकंटिन्यूअस हैं, तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे जिस एनर्जी के, वो डाइवर्ज करेंगे ट्रांजिशन पॉइंट पे। तो सम डेरिवेटिव्स मैं यहाँ पे आपको नोट कर रहा हूँ। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये डेफिनेशन पहले पढ़े होंगे, 1/v del v by del t एट कांस्टेंट p। तो 1/v v को आप जिस एनर्जी से रिलेट करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया del 2g by del p del t। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिस एनर्जी का। ऐसे एक आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आपको डिफाइन किया था, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा इस एनर्जी का, -1/v del 2g by del p स्क्वायर। और हीट कैपेसिटी T del s by del t minus T del 2g by del t square. These are second order derivatives. So these will diverge. Means infinity को अप्रोच करेंगे at transition point. ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस, द कन्वर्जन, ये लिक्विड वेपर कन्वर्जन या लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन, लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन अदर देन क्रिटिकल पॉइंट। सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांजिशन,
सॉलिड वेपर फेज ट्रांजिशन। तो ये जो 3 प्रोसेस आपको पहले नोट कराई थी, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जांपल। बट जो वेपराइजेशन है, लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है और सेकंड ऑर्डर भी। वर्ड जरूर यहाँ पे लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन वर्ड यूज हुआ। तो यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट का जो मैंने रेफरेंस दिया था, तो क्रिटिकल पॉइंट से लेस पॉइंट्स पे आप लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम लाइन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिससे दोनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो लिक्विड से वेपर में और वेपर से लिक्विड में ट्रांजिशन हो जाएगा। बट एट क्रिटिकल पॉइंट और हायर साइड्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट साइड टू क्रिटिकल पॉइंट, देयर इज ओनली गैसेस फेज होगा और गैसेस फेज की सिर्फ प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में इंक्लूड नहीं होगा, वो सेकंड ऑर्डर में जाएगा। तो ये एग्जांपल थोड़ा डाउट क्रिएट करेगा आपको, बट डाउट एलिमिनेट हो जाएगा जब आप इस क्रिटिकल पॉइंट वर्ड को रेफरेंस लेंगे। तो एट क्रिटिकल पॉइंट सेकंड ऑर्डर होगा और अदर देन क्रिटिकल पॉइंट या कहीं वर्ड यूज होगा अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, ये फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे सजेस्ट करना था, 2 वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, डाइवर्ज और डिसकंटिन्यूअस। तो इनका भी आपको डिफरेंस कंफर्म होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए डिसकंटिन्यूटी बताया मैंने। अगर कोई प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ऑर्डर फेज डेरिवेटिव है गिव्स एनर्जी का, उसका प्लॉट लाइक दिस है, ये हायर वैल्यू है और इस पॉइंट पे लोअर वैल्यू है। तो ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ट्रांजिशन पॉइंट पे, ये पॉइंट ट्रांजिशन पॉइंट। तो ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे फाइनाइट, तब आप वर्ड यूज करेंगे कि ये प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यूअस है। और इसी में अगर आप ये कंपेयर करें कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ट्रांजिशन पॉइंट पे इनफाइनाइट है, और जब अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट होगा तब आप वर्ड यूज करेंगे डाइवर्ज। ये पॉइंट क्लियर रहेगा आगे सभी को? ट्रांजिशन पॉइंट पे इस पॉइंट के लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट में और राइट में, नेबरहुड में जब आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज डिफरेंट है दोनों प्लॉट्स में, इस प्लॉट में भी और इस प्लॉट में भी वैल्यूज डिफरेंट है लेफ्ट और राइट में। बट यहाँ पे जो इन दीज वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तो फाइनाइट आएगा, बट इस सेकंड प्लॉट में ये इनफाइनाइट आएगा। तो जब ये गैप इनफाइनाइट होगा तब आप वर्ड यूज करेंगे डाइवर्ज, और जब ये गैप फाइनाइट होगा तब आप वर्ड यूज करेंगे डिसकंटिन्यूअस। हालांकि ये अमाउंट भी, ये वर्ड भी डिसकंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, बट यहाँ पे 2 वर्ड को मैंने डिफरेंस करने के लिए सजेस्ट किया है कि जब अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होगा तो आप डिसकंटिन्यूअस वर्ड यूज करेंगे, और जब अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट होगा तो आप डाइवर्ज। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं ये लाइक दिस बिहेवियर शो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। और आगे अभी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन जब बताएंगे तो यही डेरिवेटिव्स लाइक दिस बिहेवियर शो करेंगे। इसलिए दोनों पार्ट का आपको यहाँ पे these 2 वर्ड का डिफरेंस कंफर्म होना चाहिए, जिससे आप प्रॉब्लम के टाइम पे इनको करेक्टली अप्लाई कर पाए। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन आपको नोट हो गया, उसके एग्जांपल्स नोट हो गए। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सिमिलर वे में आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का। ये जो नेम है वो गिव्स एनर्जी के डेरिवेटिव के ऑर्डर से है। द फेज ट्रांजिशन in which gives free energy and its first order derivatives are continuous, but its second order derivatives are discontinuous at a transition point. It's called second order phase transition. तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ गिव्स एनर्जी कंटीन्यूअस होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस होगा। तो जो नेम है वो डेरिवेटिव्स के ऑर्डर से आ रहा है, गिव्स एनर्जी के डेरिवेटिव्स के ऑर्डर से। यहाँ पे गिव्स एनर्जी कंटीन्यूअस है, सम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिसकंटीन्यूअस नोट कराए हैं, तो यही स्टेटमेंट आप यहाँ पे कंटीन्यूअस के लिए नोट कर सकते हैं। वॉल्यूम, एंट्रोपी, मैग्नेटाइजेशन आर कंटीन्यूअस, डेंसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आर कंटीन्यूअस इन सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट ट्रांजिशन पॉइंट। हीट कैपेसिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और डिसकंटीन्यूअस at transition point.
इसमें एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे। ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल मेटल टू सुपर कंडक्टिंग नॉर्मल conducting state to superconducting state. Second, transition from paramagnetic state to ferromagnetic state. इसमें वाइस वर्सा भी नोट कर सकते हैं, किसी भी साइड ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक स्टेट टू मैग्नेटिक स्टेट, ट्रांजिशन फ्रॉम हीलियम फर्स्ट टू हीलियम सेकंड। ये सुपर फ्लूइड का कंसेप्ट पढ़े होंगे। ये हीलियम फर्स्ट नॉर्मल लिक्विड हीलियम है और ये सुपर फ्लूइड कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ता है हीलियम सेकंड के लिए। लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन, इस स्टेटमेंट तक ये कॉमन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर में भी और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जांपल में। लिक्विड वेपर फेज ट्रांजिशन, बट सेकंड ऑर्डर एग्जांपल के लिए एट क्रिटिकल पॉइंट यूज करते हैं, वहां पे अदर देन क्रिटिकल पॉइंट और अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट। तो ये एग्जांपल्स हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है, ये आपको स्टार्टिंग में हिंट कर दिया। अगर आप सॉलिड स्टेट में सुपर कंडक्टर पढ़े होंगे तो सुपर कंडक्टर सॉलिड स्टेट फॉर्म के लिए आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल के कंडक्टिंग बिहेवियर पढ़ते हैं और सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर पढ़ते हैं। तो वहां पे जो सॉलिड फेज है वो लिक्विड फेज में या वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होता, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज सुपर पेयर फॉर्म होने से कंडक्टिविटी चेंज हो जाता है। इंटरनल स्टेट चेंज होने से जो फेज है वो चेंज हो गया, फेज चेंज होने से वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने फेज ट्रांजिशन के रिगार्डिंग आपको नोट कराए हैं, ये आप एक बार जाके रिवाइज कर लेंगे, तो थोड़ा जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उस टाइम तक आपको ये करेक्टली रिकॉल होना चाहिए। लेक्चर टाइमिंग 2 to 4 था। मैं स्लाइड एक बार शो कर दे रहा हूँ लास्ट से लेके फर्स्ट तक। सर 14 बैक कर दीजिए। सर थोड़ा स्लो स्पीड। सर थर्ड स्लाइड थोड़ा फिर से। तो फोर्थ वाला हो गया सर। ब्रेक के बाद क्वांटम मैकेनिक्स के बीबीसी क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। किसी कुछ डाउट तो नहीं पूछना है?